सोचिए, कलिंग का युद्ध अभी अभी खत्म हुआ है। पाटलिपुत्र में अपने महल की छत पर मौर्य साम्राज्य के महान सम्राट अशोक एकदम खामोश खड़े हैं। बाहर तो सन्नाटा है, लेकिन उनके अंदर एक भयानक तूफान चल रहा है। और तभी एक आवाज गूंजती है, बहुत धीमी, जैसे मगध की आत्मा ही उनसे पूछ रही हो, अशोक, इतने चुप क्यों हो? तुमने कलिंग को जीत तो लिया, पर ऐसा नहीं लगता कि इस जीत में कुछ खो गया है? बस यही एक सवाल जिसने पूरे इतिहास का रुख मोड़कर रख दिया। अच्छा, तो इस एक पल को पूरी तरह से समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। ये जानना होगा कि इस उथल-पुथल से पहले आखिर अशोक थे कौन? अशोक मतलब बिंदुसार के बेटे और महान चंद्रगुप्त मौर्य के पोते। सोचिए, उनकी रगों में ही युद्ध था, एक विरासत थी साम्राज्य को फैलाने की। उनके लिए तो जीतना ही सब कुछ था, यही उनका धर्म था, यही उनका कर्म। तो अब आते हैं उस एक मोड़ पर, उस एक घटना पर जिसने इस पूरी विरासत को चकनाचूर करके रख दिया। हम बात कर रहे हैं कलिंग युद्ध की। साल था 261 ईसा पूर्व। ये तारीख इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। उस वक्त चंद्रगुप्त मौर्य का बनाया और बिंदुसार का बढ़ाया हुआ मौर्य साम्राज्य अपने चरम पर था। पूरे भारत पर कब्जा करने के सपने के बीच बस एक ही रौड़ा था, कलिंग। तो कलिंग को जीतना सिर्फ एक और लड़ाई नहीं थी, नहीं, ये तो उनकी ताकत पर, उनकी बादशाहत पर आखिरी मोहर लगाने जैसा था। 1,00,000 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये कलिंग के युद्ध में मारे गए लोगों की वो भयानक गिनती है जो सुनकर रूह कांप जाए। जीत तो मिली, पर उसकी कीमत इतनी ज्यादा थी कि खुद सम्राट भी उसे बर्दाश्त नहीं कर पाए। इस खौफ को ऐसे समझा जा सकता है जैसे मगध की आत्मा खुद कह रही हो कि पाटलिपुत्र की गलियां तक रो पड़ी थी। जरा सोचिए, जीत का कोई जश्न नहीं, बल्कि राजधानी में भी सिर्फ और सिर्फ मातम पसरा हुआ था। तो हुआ ये कि ये जीत एक हार से भी बदतर महसूस हुई। और यही वो पल था जब अशोक ने फैसला किया, ये उनकी जिंदगी की आखिरी लड़ाई होगी। इसके बाद उन्होंने हमेशा के लिए अपने हथियार डाल दिए। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े सदमे के बाद अशोक ने आखिर कौन सा रास्ता चुना? वो किस नई दिशा में गए? उन्होंने रास्ता चुना धम्म का। अब ये धम्म कोई नया धर्म नहीं था, नहीं, ये तो जीने का एक तरीका था। करुणा, सहनशीलता, सच्चाई और एक सादा जीवन, इन सब पर आधारित एक सोशल कोड। असल में ये एक शांतिपूर्ण समाज बनाने का उनका अपना तरीका था। और अशोक के खुद के शब्दों में कहें तो, अब मैं सिर्फ एक सम्राट बन के नहीं रहना चाहता, मैं धम्म का प्रचारक बनना चाहता हूं। ये बात उनके दिल से निकली थी और ये उनके पक्के इरादों को दिखाती है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि अशोक ने अपने इस पर्सनल बिलीफ को पब्लिक पॉलिसी में कैसे बदला। और उन्होंने जो तरीके अपनाए ना, वो उस जमाने के हिसाब से बिल्कुल रेवोल्यूशनरी थे। उनकी स्ट्रैटेजी बड़ी दिलचस्प थी। देखिए उन्होंने क्या किया। सबसे पहले धम्म महामात्य नाम के अफसर नियुक्त किए, जिनका काम ही यही था। फिर अपने सारे संदेशों को चट्टानों और बड़े बड़े खम्भों पर खुदवा दिया। और सबसे बड़ी बात, ये सब ब्राह्मी लिपि में था, मतलब आम लोगों की भाषा में, ताकि हर कोई इसे पढ़ सके, समझ सके। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम था, अपनी बात सीधे जनता तक पहुंचाने का। और बात यहीं खत्म नहीं हुई, उन्होंने अपने दूतों को दूसरे देशों में भी भेजा। और ये मिशन कोई छोटा मोटा नहीं था। उनका संदेश श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल से होता हुआ वेस्ट एशिया और इजिप्ट तक पहुंचा। कह सकते हैं कि ये इतिहास का पहला ग्लोबल पीस कैंपेन था। ये कमिटमेंट सिर्फ शाही फरमानों तक नहीं था, बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपने खुद के बच्चों, बेटे महेंद्र और बेटी संगमित्रा को धम्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा। इससे पता चलता है कि ये मामला उनके लिए कितना पर्सनल था। तो इस पूरे बदलाव का, इस ट्रांसफॉर्मेशन का नतीजा क्या निकला? खैर, इसने सिर्फ उनके साम्राज्य को ही नहीं, बल्कि खुद अशोक को भी हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अशोक के दो पहचानों के बीच का फर्क देखिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। एक तरफ सम्राट अशोक, जिनकी पहचान थी युद्ध, जीत और शाही ताकत। और दूसरी तरफ धम्माशोक, जिनकी पहचान बनी शांति, नैतिक जीत और एक पिता की तरह अपनी प्रजा का ख्याल रखना। ये कोई मामूली बदलाव नहीं था। और आखिर में अशोक ने अपनी इस नई पहचान को पूरी तरह से अपना लिया। वो चाहते थे कि दुनिया उन्हें अशोक महान के नाम से नहीं, बल्कि धम्माशोक के नाम से जाने। ये सिर्फ एक नाम बदलना नहीं था, ये तो उनकी जिंदगी के मकसद का बदलना था।
और यहीं अशोक की कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या शांति की एक विरासत हिंसा के एक लंबे इतिहास को सच में पूरी तरह से मिटा सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो उस दौर में भी था और आज भी हमारे सामने खड़ा है।